हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी को बताना है कि मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ इसके साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यूहा और वांग दोंगार दोनों ही एक दूसरे के साथ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री हो गई थी जो कि एग्जैक्टली लग रही होती है वांग दोंग की तरह, और बाकी सारे लोगों का भी यही मानना था कि लड़की तो वांग दोंग की तरह ही नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वांग दोंग को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। साथ ही उसे काफ़ी स्ट्रेंज फील हो रहा होता है इस लड़की के कांटेक्ट के अंदर आने के बाद। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सिचुएशन अभी भी सेम ही होती है, जिसके बाद दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़ी हुई होती हैं। लेकिन जैसे ही वांग दोंगार की नज़र वांग क्यूआर पर पड़ती है, तभी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसे देख रही थी। दोनों के ही एट्रीब्यूट्स काफ़ी अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं और साथ ही वांग दोंगार उसे देख के उस जगह पर ही फ्रीज़ हो जाती है। तभी हुआ उसकी तरफ को आ जाता है और यहाँ पर अब वो लड़की गुस्से से उसको देखती हुई कह रही होती कि टीचर, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तभी टीचर कह रही होती है कि हाँ ठीक है। जब भी वो वहाँ से जाने लग जाती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना हीरो उसको रोक लेता है और उससे कह रहा था कि एक्सक्यूज़ मी। जिसके बाद वो लड़की पलट जाती है। तभी वो कह रहा था एक्चुअली उस दिन आपकी ये वेल गिर गई थी, मैंने उठा ली थी, मेरे पास वक्त नहीं था ये आपको रिटर्न करने का। अब यहाँ पर ये वांग दोंगार भी देख रही थी, उससे थोड़ी सी जेलसी हो रही होती है। लेकिन तभी ये लड़की काफ़ी एटीट्यूड मारते हुए कह रही थी कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। ये कहते साथ ही तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और अपना यूहाओ खड़ा हुआ देख रहा था। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वांग दोंगार उससे बात कर रही थी और कह रही होती है कि यूहाओ, न जाने क्यों इस लड़की वांग क्यूआर के पास से मुझे काफ़ी स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो सोल पावर की फ्लक्चुएशन है और उसके सोल पावर के एट्रीब्यूट भले ही मुझसे अलग हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इतनी ज़्यादा कंप्लीट डिफरेंट होने के बावजूद भी कुछ अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर टीचर जाओ आ जाती हैं और जैसे ही टीचर जाओ वहाँ पर आती हैं, तभी वो कह रही होती हैं कि अगर मैं इसके बारे में गलत नहीं हूँ तो फिर इस लड़की के पास में बस एक ही मार्शियल सोल है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वांग दोंगार हैरान थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो आगे कह रही होती है कि लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल रेड ड्रैगन मार्शियल स्पिरिट इसके पास में है। जिसके साथ ही अब वांग दोंगार और साथ ही अपना यूहा दोनों ही उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तब वो बताने लग जाती हैं इस गोल्डन होली ड्रैगन स्पिरिट के बारे में और कह रही होती हैं कि सीनियर ब्रदर के पास में भी सेम ऐसी ही है। अब वो आगे चल रही जा रही थी और कह रही होती हैं कि ये जो गोल्डन होली ड्रैगन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और वैसे भी तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये ब्लू लाइटनिंग रेक्स से है। जिसके बाद वो अपनी बातों को आगे कंटिन्यू कर रही होती है और हमें देखने के लिए मिलता है एक ड्रैगन जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तभी टीचर जाओ बता रही होती हैं कि ये स्ट्रॉन्ग तो है ही, इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ऑर्थोडॉक्स ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वाकई वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन अब टीचर ये बताने लग जाती हैं कि जो मू लाओ का होली ड्रैगन है उसके पास में जो लाइट की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर ब्लड लाइन है। तभी हमें ये भी बता रही होती हैं कि आगे की बात तो ये है कि वांग क्यूआर के जो मार्शल स्पिरिट है वो भी एक्सट्रीमली प्योर है। ये सुनने के बाद यूहाओ और वांग दोंगार दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। और तभी यूहाओ ये कहने लग जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ओरिजिन हो सकता है शुआंग लोंग का। तभी टीचर जाओ कहने लग जाती हैं कि हाँ, इसके बारे में तुमने बिल्कुल सही कहा। गोल्डन ड्रैगन जो है, ये जो एंसेस्टर पावर होती है, ये इसको कैदर कर रहा है। साथ ही वो बता रही होती हैं कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ट्विन ड्रैगन बॉर्न हो रहा है और साथ ही अब एक ड्रैगन गॉड की पावर हासिल कर ली है। इसके बाद वो आगे बता रही होती है कि अब जो ड्रैगन मार्शल स्पिरिट है वो अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। वैसे तो ज़्यादातर जो सोल एसेंस इनका होता है ना तो वो ड्रैगन का होता है, फिलहाल इनके अंदर एंसेस्टर एलिमेंट लो है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी एक्सट्रीम पावर भी हमें दिखाई जाती है। जिसके बाद वो ये कह रही होती है कि इसके बारे में तो मुझे बाद में ही पता चलेगा। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी लेगेसी है गोल्डन ड्रैगन मार्शल स्पिरिट की, वैसे तो मेन लेन के अंदर ही है ये। जिसके बाद अब दोनों इसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं और वो ये कह रही होती है कि अब तो मैं अगर तुम्हें मार्शल स्पिरिट के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो डोंगार जो है वो इंडीड एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर अपनी वांग दोंगार भी इसके बारे में सोच रही होती है और तभी वो ये बता रही होती हैं कि मुझे तो लग रहा है कि बस ये दोनों एक जैसी ही लगती हैं, इसके अलावा कोई भी सिमिलैरिटी नहीं।
लेकिन तभी भी वांग दोंगार ये कह रही होती है कि चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी मुझे कुछ स्ट्रेंज तो फील हो ही रहा है। टीचर जाओ आगे बढ़ जाती हैं और वो ये कह रही होती हैं कि ये ट्रू है कि वांग क्यूआर जो है वो हमेशा एक वेल पहन के रखती है जब भी वो बाहर जाती है। वो लड़की एक लोनर है और ज़्यादातर अकेले रहना ही वो प्रेफर करती है। वो ये भी बता रही होती हैं कि वैसे वो एडमिट हुई है इनर कोर्टयार्ड के अंदर और वो स्कूल के आउटसाइड से भी आई है। इसके अलावा वो उसके बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए ये कह रही होती हैं कि जो इसका बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चला और अगर हम उसे बेटर जानना चाहते हैं तो फिर ये कॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर अपना यूहाओ कहने लग जाता है कि टीचर जाओ कि आपके पास में कुछ अच्छा आइडिया है इसके बारे में, और यहाँ पर वांग दोंगार भी इसके बारे में सोच रही होती है। तभी यहाँ पर वो अपने ग्लास पर करते हुए ये कहने लग जाती हैं कि हाँ, कुछ दिनों के अंदर हमारी एकेडमी के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इनर कोर्ट डिसाइबल की हंटिंग होने वाली है जो कि स्पिरिट के लिए जाएंगे, यानी कि स्पिरिट रिंग। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर वांग क्यूआर तो जाएगी ही, लेकिन यूहाओ तुम्हें भी एक सोल रिंग की ज़रूरत है ऐड करने के लिए, है ना। जिसके बाद यूहाओ और वांग दोंगार दोनों ही एक दूसरे को देखने लग गए थे। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि डिसाइबल अब गैदर होने लगे थे। वांग क्यूआर जो थी वो ऐसे ही साइड में खड़ी हुई होती है क्योंकि उसे दूसरों से बात करने में कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं है। यूहाओ और वांग दोंगार भी आ जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि चीफ को आके वो दोनों ही ग्रीट करने लगे थे। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी यूहाओ उससे पूछने लग जाता है कि आज तुमने इस वेल को क्यों पहना है। तभी वो कह रही होती है कि तुम्हें तो पता ही है कि वांग क्यूआर मेरी तरह लगती है और अगर कोई हमें देखेगा तो फिर वापस से सवाल पूछने लगेगा। इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे वापस से एक्सप्लेन करने में, इसकी वजह से मैं ये पहनकर आ गई। क्या ये कुछ अजीब लग रहा है। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पर ये कह रही होती है कि यहाँ पर एक और पर्सन भी होना चाहिए था। तभी कोई तो यहाँ पर फ्लाई करते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ ग्राउंड में आके खड़ा हो जाता है। उसकी एंट्री काफ़ी ज़्यादा टशन के साथ में हुई थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये तो गोंग यांग है। जैसे ही वांग दोंग और यूहाओ दोनों ही उसको देख रहे होते हैं तभी वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और कह रहे होते हैं कि अरे तुमने तो रिकवर कर लिया है। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ, सोल लैंड के इंस्टीट्यूशन का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे इतना लायक बना दिया है कि मेरी मोबिलिटी वापस से ठीक हो गई है और अब तो मेरी कल्टिवेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। तभी वो कह रहा होता है कि अच्छा, तो वांग दोंग असल में एक ब्यूटीफुल सी लेडी निकली। यूहाओ तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा लकी हो। तभी यूहाओ भी कह रहा होता है कि ग्रेट, सीनियर यांग ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपनी इंजरी को रिकवर कर लिया है और मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और इनकी कल्टीवेशन की प्रोसेस भी काफ़ी तेज़ी के साथ में चल रही है। तभी यहाँ पर वो अब पलट के देखने लग जाते हैं वांग क्यूआर को और कह रहे थे कि वैसे स्कूल के अंदर एक लड़की और है जो कि एग्जैक्टली लगती है वांग दोंग की तरह, तो क्या ये तुम हो। लेकिन वांग क्यूआर तो यहाँ पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती बल्कि वो एटीट्यूड में ऐसे ही खड़ी रहती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि चीफ अब आगे आ गई थी और इन सभी डिसाइबल्स को अब आगे की प्रोसेस के बारे में समझाने लग जाती हैं। जिसके बाद वो सभी से ये कह रही होती हैं कि वैसे ही जगह स्टारडो फॉरेस्ट से थोड़ा सा बाहर है और साथ ही अब ये कहने लग जाती हैं कि ठीक है, अभी सारे लोगों को इंट्रोडक्शन एक दूसरे का देना चाहिए। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले तो यांगोंग ही अपने इंट्रो से स्टार्ट करता है। यांगोंग अब सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है और कह रहा था कि मेरा नाम यांगोंग है, मैं 7th लेवल पर हूँ ऑक्सिलरी कॉम्बैट के और मेरी स्पिरिट जो है वो एक अर्थ स्पिरिट है। जिसके साथ ही वो आगे ये भी बता रहा था कि मेरे पास में एक 7th लेवल का ऑक्सिलरी ड्रैगन भी है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रेनबो ड्रैगन है। अब वो ये कह रहा होता है कि मुझे एक 7th सोल रिंग की ज़रूरत है। अब युहाओं की बारी थी और वो कह रहा होता है कि मैं अपने लेवल 52 पर हूँ और मेरे पास में एक ट्विन मार्शल सोल है स्पिरिट आई। इसके अलावा मेरे पास में आइस एम्पर की पावर भी है। जिसके बाद वो ये कह रहा होता है कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल रिंग की ज़रूरत है और मुझे 5th लेवल की सोल रिंग चाहिए। जिसके बाद वांग दोंगार की बारी आती है और वांग दोंगार कहने लगी थी कि मेरे पास में एक 61 की स्ट्रॉन्ग अटैक की पावर है, साथ ही मेरे पास में एक मार्शल सोल ब्लाइट गॉडेस बटरफ्लाई की पावर है और वो अपनी बटरफ्लाई को यहाँ पर शो भी करती है। जिसके बाद वो ये कह रही होती है कि वैसे मुझे सोल रिंग की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर अपने यूहाओ के साथ में फ्यूजन स्किल को परफॉर्म करना चाहती हूँ जिससे कि मेरी मार्शल पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और साथ ही मैं उसके साथ कोऑपरेट करके एक्शन करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर टीचर काहे इम्प्रेस हो गई थी और अब वो इशारा करती हैं यहाँ पर वांग क्यूआर की तरफ को। वो तो यहाँ पे नखरीली लड़की ऐसे ही पिलर से लगी हुई खड़ी हुई थी और ऐसे ही खड़े होते हुए वो कह रही होती है कि वांग क्यूआर लेवल 60
गोल्डन ड्रैगन की स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्पिरिट। और ये कहने के बाद सारे लोग हैरान हो गए थे कि इस लड़की को क्या हो गया है। और अपना यूहाओ तो बहुत ही बुरा मुंह बनाने लग जाता है कि भाई साहब, लड़की के पास में इतनी सारी पावर है फिर भी एटीट्यूड तो देखो ज़रा। तभी यहाँ पर अब टीचर काय कहने लग जाती हैं कि ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना होगा। हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये लोग सोल रिंग हासिल करने के लिए फॉरेस्ट के अंदर आ गए थे, जहाँ पर ये लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक स्टोन था और वहाँ से इनको पार करते हुए जाना होता है। बीच में वाटर था। अब यूहाओ यहाँ पर वांग दोंगार की तो हेल्प कर देता है, लेकिन जैसे ही वो वांग क्यूआर की तरफ को हाथ बढ़ाता है तो भाई साहब लड़की कह रही होती है कि मैं तुमसे कम नहीं, और खुद ही जंप लगा के दूसरी साइड को चली जाती है मुंह बनाते हुए। यूहाओ फिर भी कुछ नहीं कहता, लेकिन वांग दोंगार को उसका ये बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ऑड लगता है। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अब वांग दोंग जो था, सारे के सारे लोग बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। सभी ने फिश को ग्रिल किया था। तभी यहाँ पर अब यानगोंग इशारा कर रहा होता है वांग क्यूआर को खाने के लिए, लेकिन वो तो एज ऑलवेज मुंह बना के बैठी हुई होती है। तब अपना यूहाओ जो था जेंटलमैन की तरह कुछ फूड उठा के ले जाता है और उसकी तरफ को ले जाके फिश को ऑफर करता है। पहले तो वो सड़ेला सा मुंह बना रही थी, लेकिन फिर भी यूहाओ की शक्ल देखते हुए जिस पे एक स्माइल थी, वो तुरंत ही फिश को ले लेती है और फिर उसे खाने भी लगी थी। काफ़ी रात का वक्त हो चुका था और बीस्ट का अभी भी कुछ अता पता नहीं होता, जिसके चलते यहाँ पर यानगोंग, अपना यूहाओ और साथ ही वांग दोंगार सभी सो चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर वांग क्यूआर बैठी हुई थी अपनी एक मेडिटेटिव स्टेट में। लेकिन तभी उसे यहाँ पर कुछ फील होता है कि कुछ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है और खड़े होकर कह रही थी कि यहाँ पर कोई मूवमेंट है। तभी यहाँ पर यूहाओ खड़ा हो जाता है, वांग दोंगार भी और यानगोंग भी। यहाँ पर वो देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरीके की पावर मौजूद है। तभी हमने देखने के लिए मिलता है कि यूहाओ तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्टिंग पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके थ्रू जैसे ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो वो डिटेक्ट कर पा रहा था कि यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीस्ट है। और वो ये बता रहा था कि यहाँ पे एक बिहाई सेमेट्री कल्टिवेटर बीस्ट है जिसने 50,000 सालों तक कल्टिवेशन किया है। जिसके बाद हमें वो बीस्ट दिखाया जाता है। यूहाओ बता रहा था कि ये बीस्ट की पावर जो है वो पॉइजनस अटैक है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये अटैक होते हैं। तभी टीचर काय यहाँ पर आ गई थी और कह रही होती हैं कि इसकी जो सोल रिंग है वो सूटेबल रहेगी प्रॉपर्टीज़ के मामले में अपने यांगोंग के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि यूहाओ तुम आगे जाओ और तुम कंट्रोल लो, बाकी वांग दोंगार और वांग क्यूआर दोनों ही आगे जाके इस मॉन्स्टर को ज़िंदा पकड़ने की कोशिश करेंगी। अब क्यूआर बिल्कुल भी सब्र नहीं करती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तो तुरंत ही भाग गई थी। जिसके बाद यूहाओ एंड साथ ही अपनी वांग दोंगार भी जा रही होती है। तभी यहाँ पर यानगोंग भी जा रहा था, लेकिन तभी टीचर काय उसको रोक लेती हैं। वो बेचारा हैरान था कि आखिर उसे क्यों रोका जा रहा है। तभी वो कहने लग जाती है कि मैं इनके टीम वर्क को देखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इनका टीम वर्क और भी ज़्यादा निखर के सामने आए। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग क्यूआर जो थी वो तो काफ़ी तेज़ी के साथ भागती हुई जा रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ अपना यूहाओ और वांग दोंगार वो दोनों ही साथ में अब परफॉर्म कर रहे थे। यूहाओ उन दोनों को ही कह रहा होता है कि ऐसा करो, तुम बोथ साइड से इसको पकड़ लो और फिर उसके बाद में जाके इसके ऊपर अटैक करूँगा। अब वांग दोंगार तो उसकी बात तुरंत ही समझ जाती है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लड़की ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट थी, बिल्कुल भी बात नहीं मान रही होती। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बीस्ट तो अपनी छाती कूट कूट के पगला रहा था और वो यहाँ पे आसपास काफ़ी ज़्यादा बुरा माहौल क्रिएट कर रहा होता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और वांग दोंगार भी काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही थी। जिसके बाद ये दोनों ही आगे बढ़ते हुए अटैक करने जा रहे होते हैं बीस्ट के ऊपर। लेकिन ये वांग क्यूआर काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट लड़की थी, बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रही होती बल्कि अपनी ही जगह पर खड़ी होती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब बीस्ट के निशाने पे वांग दोंगार आ चुकी थी और वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन इतनी देर में यूहाओ उसको अपनी पावर के थ्रू फ्रीज कर देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बीस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था इस बात से। लेकिन अभी यहाँ पर यूहाओ ये कहना होता है कि अपनी फर्स्ट सोल की पावर का इस्तेमाल करो। दोंगार वैसा ही करती है और बीस्ट के ऊपर जैसे ही अटैक होता है वो दूर जाके वहीं पानी में गिर गया था। जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा इस बात से ही पता लगाया जा सकता होता है कि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा था और पानी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा उसके चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही होती है। यूहाओ और वांग दोंगार दोनों ही वहाँ पर खड़े थे, लेकिन वांग क्यूआर वो अलग जाके खड़ी हो जाती है, न जाने किसी बात का एटीट्यूड दिखा रही है।
तभी हमें यू हाव के थ्रू यहाँ पर पता चलता है कि जो पॉइजनस मिस्ट आ रही है पानी के बाहर, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और अगर हमने इसे इनहेल किया तो फिर रैपिड हो जाएगा इसका अटैक और साथ ही हम लोग तुरंत ही कोमा के अंदर चले जाएंगे। जिसके बाद बीस्ट अगेन अपनी छाती कूदते कूदते बाहर को आ रहा होता है। तभी यू हाव कह रहा था कि इसे जल्द से जल्द अबंडन करना होगा और हमें देखने के लिए मिलता है कि यू हाव तुरंत ही अपनी आइस ब्लू आउटलाइन स्किल का इस्तेमाल करते हुए आसपास की जगह को फ्रीज कर देता है। दोंगार तुरंत ही बच जाती है और बीस्ट यहाँ पे अगेन एक बार फिर से यू हाव के जाल में फंस गया था। जिसके बाद अपनी सेकंड स्किल का इस्तेमाल करती है अपनी दोंगार और तुरंत ही लाइट ऑफ बटरफ्लाई गोड का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक से बीस्ट को घायल करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यू हाव तब शॉक हो गया था जब बीस्ट तुरंत ही आके अटैक करने वाला होता है दोंगार के ऊपर। दोंगार खुद भी हैरान थी लेकिन यू हाव तुरंत ही अपनी फर्स्ट सोल स्किल मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही दोंगार को बचा लेता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बीस्ट अब चिल्ला रहा था, वो पागल हो रहा होता है, आसपास की जगह को वो पागलों की तरह मारे जा रहा था। तभी यहाँ पर अपना यू हाव अब दोंगार से कह रहा होता है कि दोंगार हमें पीछे हटना होगा। लेकिन यहाँ पे लड़की अलग ही नशे में है। अलग ही नशे में होते हुए लड़की न जाने क्यों ही पागलों की तरह अब इस पागल बीस्ट के पास चली जाती है। हालांकि उसे पहले से ही गुस्सा आ रहा है लेकिन अपनी पावर का शो ऑफ करने के चक्कर में अब ये अटैक करने लग जाती है बीस्ट के ऊपर। हालांकि यू हाव कमांड देने वाला बंदा था और अपनी टीम की बात ना मानते हुए इस लड़की ने तुरंत ही उस बीस्ट को और भी ज़्यादा ऑफेंड कर दिया था, जिससे कि अगेन वो अपनी छाती कूट कूट के पागल हो रहा था। अपने सिर पे भी मार रहा होता है। यू हाव लड़की को तुरंत ही पकड़ के वहाँ से लेके जा रहा होता है लेकिन ये तो खुद को छुड़ा लेती है। उसके बाद अगेन बीस्ट के सिर पे आके अटैक कर देती है। जिसके बाद हमें काफ़ी सारी लाइटनिंग भी देखने के लिए मिलती है। जिसके बाद यहाँ पर ही बीस्ट का खेला ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यानगोंग काफ़ी ज़्यादा खुश था इस बीस्ट को हासिल करने के बाद। वो यहाँ पर यू हाव को थैंक्स बोल रहा था और वांग दोंगार को भी। अब यहाँ पर टशन मारती हुई दीदी भी आ रही होती है लेकिन वो उसका बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती, जिससे कि यानगोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी टीचर काय यहाँ पर आ गई थी। वो कह रही होती है कि यानगोंग जाओ जाके बीस्ट को एब्जॉर्व कर लो। जिसके बाद वो तुरंत ही उसकी सोल रिंग को एब्जॉर्व करने के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन टीचर काय का मूड बिल्कुल ही ख़राब नज़र आ रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो तुरंत ही आगे आ गई थी और कह रही होती है कि तुम यू हाव मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेन कंट्रोलर थे और तुम ही मोबिलाइज़ करने वाले थे सारी चीज़ों को, लेकिन फील्ड के अंदर जाके तुमने क्या किया है तुम्हें पता भी है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रही होती हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि वांग दोंगार और वांग क्यूआर दोनों को ही अरेंज करना होगा लेकिन तुमने वांग क्यूआर को कुछ भी नहीं कहा। जिसके बाद यू हाव अब वांग क्यूआर की तरफ को ही देखने लग जाता और वो अगेन अपना मुंह दूसरी तरफ को फेर लेती है। अब यू हाव तुरंत ही यहाँ पर सॉरी बोलने लग जाता है और वो अपनी गलती को एडमिट करते हुए कह रहा था कि हाँ मेरी गलती है, मैंने आपको नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन ये बात वांग दोंगार से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो कह रही थी कि आप पूरे तरीके से यू हाव को तो ब्लेम नहीं कर सकती हैं, यू हाव की गलती नहीं है। और वैसे भी जब हमें इस लड़की की पावर और एबिलिटी के बारे में पता ही नहीं तो भला हम कैसे इसको बताएंगे कि तुम्हें क्या अटैक करना है। यू हाव यहाँ पर कोशिश कर भी रहा था लेकिन इस लड़की ने अपनी ही चलाई, जिस बात से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। टीचर काय को इसकी बात बिल्कुल सही लगती है। जिसके बाद अब वो ये कह रही होती है कि जो भी हो तुम्हारा और यू हाव का एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे लोगों को इग्नोर ही कर दोगे और तुम टीम वर्क में काम नहीं करोगे। और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर आने के बाद तुम लोग टीम वर्क की इंपॉर्टेंस बिल्कुल ही भूल गए हो। ये सुनने के बाद अब वांग दोंगार को भी बुरा लग रहा था और अब टीचर बरसने वाली थी यहाँ पर वांग क्यूआर के ऊपर। जिसके बाद वो काफ़ी गुस्से से उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है और कह रही थी कोऑपरेशन जो होता है बेटा जी वो म्यूचुअल होता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुद को एरोगेंट समझ रही हो। इसके अलावा जब यहाँ पर तुम्हारे सोल मास्टर ने तुम्हें कमांड दे दी या फिर नहीं भी दी तब तुम्हें इस चीज़ का खुद से ख्याल रखना चाहिए था, टाइमिंग के हिसाब से तुम्हें शॉर्ट करना चाहिए था और फील्ड के अंदर सिचुएशन को समझते हुए तुम्हें अटैक करना चाहिए था। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम आखिर फील्ड के अंदर क्या कर रही थी। जब तुम्हारे लीडर ने तुमको कह दिया कि तुम्हें इस वक्त पे अटैक नहीं करना है तो फिर तुमने फाइट क्यों की। जब यू हाव वहाँ से सभी को कह रहा था कि डोज मत करो तो फिर तुमने जानबूझकर वहाँ पे जाके जानबूझकर तुमने अटैक किया। इसके अलावा तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलती है, तुम्हें इस चीज़ को सॉल्व करना होगा, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर वो झूठ बोल देती है। जिसके बाद यहाँ पर अब वांग दोंगार को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो आगे बढ़ के बोल रही होती और कह रही थी कि इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, भला मैं ही क्यों खुद को हाइड करूं। जिसके बाद वो ये कह रही होती है कि मैं अपने एनिमी से बिल्कुल भी नहीं घबराती, अगर मेरे सामने मेरा एनिमी आएगा तो फिर मुझे तो उसके ऊपर अटैक करना ही होगा। जिसके बाद यहाँ पर अब टीचर काय को बहुत ही गुस्सा
गुस्सा आ गया था क्योंकि उनकी भी बर्दाश्त की हद हो चुकी होती और वो कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि अब तुम कुछ ज़्यादा ही खुद को समझ रही हो, तुम अपने पार्टनर और साथ ही टीम वर्क को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती हो और ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी पावर को कुछ ज़्यादा ही समझती हो। हमारे यहाँ श्रेक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और तुम मेरे हिसाब से क्वालिफाइड नहीं हो श्रेक के अंदर रहने के लिए। तो फिर मैं इस चीज़ पर इंसिस्ट करना चाहूँगी कि क्यों ना तुम्हें इनर कोर्ट से बाहर ही निकाल दिया जाए और मैं इसके बारे में ज़रूर से एक बार सोचूंगी। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग दोंगार भी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी इस चीज़ को सुनने के बाद और साथ ही वांग क्यूआर अब उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, अपने हाथों को भींच लेती है लेकिन टीचर की धमकी ये काम कर जाती है और अब वो ये कह रही थी कि ठीक है अब से मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगी। जिसके बाद यहाँ पर थोड़ा माहौल जो था वो शांत हो गया था और जिसके बाद अब टीचर काय आगे आ रही होती हैं और कहती हैं कि हमारे श्रेक के अंदर टीम वर्क सबसे पहले आता है, समझी तुम। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यानगोंग ने भी अपनी 7th सोल रिंग को एब्जॉर्व कर लिया था और अब वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता, उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील हो रहा होता है। तुरंत ही युहाओं के पास आ गया था और कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जूनियर ब्रदर। तभी यहाँ पर युवाओं कहने लग जाता है कि सीनियर ब्रदर हम लोग एक टीम में हैं और मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है, हमें बस राइट सोल रिंग ढूंढनी है अपने अपने पार्टनर्स के लिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वांग क्यूआर भी उसकी बातों को सुन के इग्नोर मारती है। हालांकि इसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग स्टार दो फॉरेस्ट के अंदर आ गए थे। जिसके बाद टीचर अब ये कह रही होती हैं कि वैसे इस फॉरेस्ट के अंदर दिन में चलना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और रात में तो उससे भी ज़्यादा, तो इसलिए हमें पहले एक कैंप बना लेना चाहिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यानगोंग तुरंत ही इशारा कर देता है वांग क्यूआर को। तभी वांग क्यूआर यहाँ पर अब बात मानने लग जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों ने अपना कैंप भी बना लिया था। अब रात में ही लोग बैठे हुए होते हैं, तभी यहाँ पर टीचर का इन सभी से कह रही होती हैं कि नाइट के फर्स्ट हाफ के अंदर मैं यहाँ पर पेट्रोलिंग करूँगी और उसके दूसरे हाफ में युहा और वांग क्यूआर दोनों ही करेंगे। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा बुरा अपनी वांग दोंगार को लगने लग जाता है क्योंकि युहा अब वांग दोंगार के साथ नहीं बल्कि वांग क्यूआर के साथ में रहेगा। जिसकी बात वो पूछने लग जाती है और मैं क्या करूँगी टीचर का। तभी टीचर कायु से कह रही होती है कि तुम्हें और यांगोंग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो सभी को सोने के लिए कह देती हैं। इस बात पे तो वांग दोंगार को काफ़ी बुरा लग रहा था और वो ये कह रही होती है कि टीचर काय जो है वो बहुत ही ज़्यादा बाइज्ड हैं। तभी वो ये भी कहने लग जाती है कि मुझे बुरा लग रहा है। तभी वांग दोंग उसे समझाता है कि वो बस ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि हम वांग क्यूआर को अपनी टीम के अंदर अच्छे से शामिल कर सकें और तुम्हें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अब इन लोगों की टर्न आ चुकी थी जहाँ पर इन दोनों को ही पेट्रोलिंग करनी होती है। यूहा भी अपने कैंप से बाहर आ गया था और वो यहाँ पर वांग क्यूआर के पास में आ जाता है, वो बैठी हुई होती है। तभी यूहा भी यहाँ पर आके अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे ये जो जगह होती है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग का इस्तेमाल करता है जिससे कि अब वो भी अपने आसपास देख पा रही थी और उसे कुछ स्नेक वगैरह दिखते हैं। यूहा उसी के पास बैठ जाता है। तब वो कह रही होती है कि तुम्हारी सोल पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम की है। यूहा अब यहाँ पर एक बंद खाने लग जाता है और उसे भी दे रहा होता है, कह रहा होता है कि तो क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी। तभी वो उससे बन को ले लेती है और अब उसे खाने लगी थी। युहा उससे कह रहा होता है कि तुम इतनी ज़्यादा शांत क्यों हो, हम तो एक टीममेट हैं। तभी यहाँ पर वो ये कह रही होती है कि टीममेट खा के टीममेट में यहाँ पर तुम्हारी टीम का पार्ट बनने के लिए नहीं आई हूँ। वैसे तो तुम्हारी टीम के अंदर तुम हमेशा ही मुझे अपने टीममेट की तरह ट्रीट करते हो, काफ़ी वार्म रहे हो तुम मेरे साथ में। तभी यहाँ पर युवाओं कह रहा होता है कि हाँ, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि तुम वांग दोंगार की तरह लगती हो। साथ ही ये भी कह रहा होता है कि सारे लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं इस चीज़ को जानने के लिए। वैसे तो वांग दोंगार का कोई भी सिबलिंग नहीं है लेकिन वाकई में तुम उसकी तरह लगती हो कुछ कुछ। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि छोड़ो इन सभी बातों को और अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। इस बात को सुनने के बाद वांग क्यूआर को वो बन खाने लग जाती है लेकिन जैसे ही वो खाती है उसे काफ़ी बुरा लगता है और फेंक देती है और कह रही थी कि आखिर गंदी सी चीज़ क्या है। जैसे ही वो इस बन को फेंकती है तो युहाओं को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा उससे कुछ नहीं कहता बल्कि चुपचाप अपने बन को उठा लेता है जो कि थोड़ा सा खाया हुआ था। जिसके बाद वो ये कह रहा होता है कि क्या तुमने कभी हंगर को फील भी किया है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि एक वॉरियर कभी भी हंगरी नहीं रहता। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि युहा अब अपनी एक
पास्ट स्टोरी शेयर करने लग जाता है और कह रहा था कि जब मैं बहुत ही ज़्यादा यंग था तब लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करती थी, बहुत डिफ़िकल्ट। मेरी मदर हमेशा ही मुझे सपोर्ट करने के लिए अपनी इनकम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करा करती थी। मेरा चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा अजीब गुजरा है। साथ ही वो ये बता रहा था कि अगर बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती तब भी मेरी मॉम लॉन्ड्री किया करती थी। उनके हाथों पे ज़ख्म पड़ गए थे, हमेशा ही ब्लड से सने रहते उनके हाथ। एक दिन ऐसे ही मैं काम कर रहा था तभी मेरी मदर आई और फिर उसके बाद वो एक दिन मेरे लिए इस बन को लेकर आई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैंने मदर से कहा क्या आप इसे खाएंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद मेरी मदर ऐसे किचन में काम करती रही, अपनी लॉन्ड्री वगैरह किया करती थी और मेरे लिए हमेशा ही वो एक बन लेके आया करती थी, जिसके साथ ये बन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा और हर रोज़ मैं इस बन को खाता था। लेकिन यहाँ पर हमारी सिचुएशन जो थी वो मुझे नहीं पता था कि ऐसी होगी, क्योंकि मेरे लिए एज अ चाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रही थी और मैं अपनी मदर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करता था। भले ही लाइफ हार्ड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मदर के साथ मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक्त गुजारा। लेकिन धीरे धीरे मदर की हालत ख़राब होने लगी। सुनने के बाद अब क्यों थोड़ी और क्यूरियोसिटी से भर जाती है आगे की स्टोरी को जानने के लिए। तभी युहाव अब इस बन को रोते रोते खाने लग जाता है और अब उसे याद आता है कि कैसे उसकी मदर को किचन के अंदर सारे ही लोग ह्यूमिलिएट किया करते थे। सभी लोग उसके ऊपर लॉन्ड्री का काम थोप दिया करते थे। युहाव बता रहा था कि वो दूके मेंशन के अंदर काम किया करती थी और जब भी वहाँ पर फूड बच जाता तो सारे ही लोग वहाँ से सारा ही फूड ले जाया करते। इवन अगर मेरी मदर थोड़ा फूड लेने की कोशिश भी करती तभी लोग उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया करते थे, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी मदर के साथ लोग कितना ज़्यादा बुरा करते थे। और अभी युहाव ऐसा ही करते करते रोने लग जाता और वो आधा बन खा चुका था, जिसके बाद उसे अपनी मदर की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। एक दिन उसकी मदर ऐसी बारिश में पड़ी हुई थी, तभी एक काइंड बंदा आता है और उसे वही बन दे देता है। जिसके बाद उसकी मदर रोज़ रोज़ ऐसी शॉप पे से उस बंदे से वो बन लेने लगी। हालांकि वो काइंडनेस की वजह से ही वो बन दिया करता था, लेकिन युहाव की मदर की हालत भी इस बीच काफ़ी ख़राब होने लगी। प्रेजेंट में हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाव इतना ज़्यादा रो रहा था कि बन के अंदर भी उसके टीयर्स जाके गिर जाते हैं। पास्ट में उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में थी। युहाव के पूछने पर भी वो उसे कुछ नहीं बताती और प्रेजेंट के अंदर युहाव के आंसू ऐसे ही लगातार टपक रहे होते हैं। एक दिन उसकी मदर ऐसे ही काम करते करते बेहोश हो गई और फिर वो वक्त भी आ गया जब उसकी मदर उसे छोड़ के चली गई थी। हालांकि उसे फिर पता चला जब वो बाहर की दुनिया में आया कि वो पैनकेक तो एक काइंड आदमी दिया करता था और फिर जैसे ही उसकी मदर चली गई तब उसके लिए लाइफ काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई। जिसके बाद अगेन वो अपनी मदर को सड़कों पे चलते हुए याद करता कि कैसे उसकी मदर ने उसकी लाइफ को इतना ज़्यादा इजी कर दिया था। जिसके बाद युहाव काफ़ी ज़्यादा रोया करता था अपनी मदर के ग्रेव के पास। प्रेजेंट में युहाव की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश की कोई झड़ी ही लग गई हो। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि मदर अगर आज आप यहाँ पर होती तो मैं आपको प्रोटेक्ट भी कर पाता और आपको सपोर्ट भी कर पाता। जिसके बाद हमें इस बन की स्टोरी पता चलती है। अब युहाव ये भी कह रहा था कि वो बेस्ट चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में खाई। अब यहाँ पर क्यूआर उसके पास आ जाती है, उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए वो उस झूठे बन को ही ले लेती है और अब उसे खाने लग गई थी। युहा उसकी तरफ को देखता है तो उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा नम होती हैं, मतलब कि इसी मौके पर अब लड़की का दिल मेल्ट हो गया। हालांकि यहाँ पर सडनली आग बुझ जाती है और युहाओं को समझ आता है कि आसपास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीच है, तो वो अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग का इस्तेमाल करता है और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड आई होप गाइज कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, क्योंकि थोड़ा इमोशनल एपिसोड ये रहा। वेल गाइज, मुझे आपको ये याद दिलाना था कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट के अंदर भी प्रोवाइड किया है, तो आप जाके प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।